हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आर्यवर्त ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और मैं विकास शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है संधि। संधि चाहे सीटेट हो, चाहे आरटेट हो, चाहे कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, संस्कृत से संबंधित या हिंदी से संबंधित, संधि से 2 या 3 नंबर के प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं संधि। सबसे पहले संधि शब्द की व्युत्पत्ति, संधि शब्द के बारे में जानेंगे। संधि जो शब्द है, सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय से बना है। ठीक है। और यह जो शब्द है पुल्लिंग है। संधि शब्द क्या होता है? पुल्लिंग। एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया है किसी पेपर के अंदर कि संधि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो आप याद रखिएगा, संस्कृत शब्द संधि से जो शब्द होता है हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग में पढ़ा जाता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है। संधि की परिभाषा, दोस्तों संधि किसे कहते हैं? तो एक पाणिनीय व्याकरण के अंदर एक सूत्र आता है। सूत्र क्या कहता है? परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। इसका अर्थ क्या है बेटा? इसका अर्थ है वर्णों की अत्यंत सन्निकटता। वर्णों की अत्यंत सन्निकटता को संहिता कहते हैं। वर्णों की जो अत्यंत सन्निकटता या समीपता होती है उसे ही क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। और संहिता का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा? संधि होता है। ठीक है ना? इतना क्लियर है। और जो हम परिभाषाएं रटा करते हैं आमतौर पर 10वीं 11वीं 12वीं लेवल पर, वो क्या होती है? दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इतना समझ में आ गया? संधि की व्युत्पत्ति क्या है? सम पूर्वक धा धातु की प्रत्यय। ठीक है। प्रश्न आपको पूछे संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो क्या बताना है? सम। प्रत्यय पूछे तो क्या बताना है? की। धातु पूछे तो क्या बताना है? धा। और किस प्रकार का शब्द है ये? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है? तो संधि शब्द क्या होता है? हमेशा पुल्लिंग पढ़ा जाता है। ठीक है। इतना क्लियर है? इसकी परिभाषा क्या है? तो परः सन्निकर्ष संहिता, संहिता संज्ञक सूत्र है, संहिता करने वाला। ठीक है। संहिता संज्ञक सूत्र। अर्थ क्या होता है? इसकी वृत्ति क्या है? वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात् की वर्णों के अत्यंत सन्निकटता को क्या कहते हैं बेटा? संहिता कहते हैं। और संहिता का ही दूसरा नाम क्या होता है? संधि होता है। पेपर में पूछ लिया जाए
संगीता कहते हैं। तो किसे कहते हैं संगीता? संधि को कहते हैं। इतना क्लियर है बेटा, कोई समस्या नहीं। दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विकार माने क्या होता है? विकार माने होता है बेटा परिवर्तन। ठीक है, किस प्रकार परिवर्तन होता है तो देखते हैं, क्या दो उदाहरण देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। कि जैसे ए प्लस ए क्या बनेगा बेटा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ। ए प्लस ई क्या बनता है? ए। क्लियर है? ये है विकार। इन दो वर्णों को मिलने पर क्या उत्पन्न हुआ? ये विकार उत्पन्न हुआ, ये परिवर्तन आया इसके अंदर। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। इन दो वर्णों के परस्पर मिलने पर इसमें जो विकार आया उसे क्या कहेंगे? इस विकार को क्या कहेंगे बेटा? संधि कहेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना आप, जो संधि होती है, जो संधि होता है वो किस में होता है? वो दो सार्थक शब्दों में होता है। हमेशा किस में होता है? सार्थक शब्दों में। संधि हमेशा सार्थक शब्दों में ही होती है। ठीक है ना? सार्थक शब्दों में होती है। क्लियर है? संधि जो होगी हमेशा सार्थक शब्दों में होगी और संधि तत्सम शब्दों में होती है। किसमें? तत्सम शब्दों में ही होती है। आपके लिए याद रखने वाला बात है, सबसे पहले बात याद रखने वाली है कि संधि या संगीता विधायक सूत्र कौन सा है? परः सन्निकर्ष संगीता। ठीक है, संधि किस प्रकार का शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। संधि में उपसर्ग कौन सा है? सम। धातु कौन सी है? धा। प्रत्यय क्या है बेटा? की प्रत्यय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है थोड़ी बड़े लेवल की परीक्षाओं के लिए, संधि किस प्रकार का शब्द है? तो संधि किस प्रकार का शब्द है बच्चे? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है ना? संधि हमेशा सार्थक में होती है, निरर्थक में होती है? संधि हमेशा सार्थक शब्दों में ही होगी। इतना क्लियर है? कोई समस्या नहीं है। तो अब देखते हैं संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? तो बेटा देखो, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, नागेश भट्ट के अनुसार, अष्टाध्यायी के अनुसार संधि को बांटा गया है 5 भागों में। लेकिन जिस लेवल की हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस लेवल के अंदर हमें 3 प्रकार की संधि को ही पढ़ना है। तो सामान्यतः संधि कितने भागों में बांटी गई है? सामान्यतः बेटा संधि को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अचसंधि, ठीक है, उसके बाद में हल संधि, उसके बाद में विसर्ग संधि। अचसंधि के मायने क्या होते हैं? अचसंधि का अर्थ होता है बेटा, अचसंधि की परिभाषा होती है जब अच को कहते हैं स्वर भी बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? स्वर। जब स्वरों का मेल होने पर स्वरों में जो परिवर्तन आता है उसे अचसंधि या स्वर संधि कहते हैं। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया? किसका मेल होगा? स्वरों का। स्वरों से मेल होगा और स्वरों में ही परिवर्तन आएगा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं किस प्रकार, जैसे अ क्या है? स्वर है, और ई क्या है? ये भी क्या है? स्वर होते हैं। और पाणिनीय व्याकरण के अनुसार कितने स्वर होते हैं? 9 स्वर। आपको याद है ना? अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ। ठीक है ना? तो अ और ई मिलकर के क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, अ और आ मिलकर के क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, जब स्वरों से मेल होने पर जो परिवर्तन हो रहा है उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। इतना क्लियर है ना बेटा? ठीक है जी।
उसके बाद में हमारे सामने कौन सी संधि है? हल संधि। कौन सी है? हल संधि। हल संधि क्या कहती है? हल संधि का मतलब होता है जब हलों या व्यंजनों का स्वरों या व्यंजनों से मेल होने पर व्यंजनों में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है ना? देखो अचों में किस में परिवर्तन आ रहा था? अच का मतलब है अचों का अचों से ही मिलन होना। अचों का अचों से ही मिलन होना। परिवर्तन किस में? अचों में। हल संधि क्या कहती है? हलों का चाहे स्वरों में मेल हो चाहे व्यंजनों में मेल हो, परिवर्तन किस में आएगा? हलों में। हलों में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाती है? व्यंजन संधि या हल संधि कहलाती है। जैसे जगत प्लस में ईशहा। देखो इधर क्या है बेटा? स्वर है, इधर क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन का मेल किस में हो रहा है? ई में। और तय का परिवर्तन हो जाएगा द के अंदर ये ई मिल जाएगी तो क्या बनेगी? दी। और शब्द क्या बनेगा हमारे सामने? जगदीशः। इतना क्लियर है? व्यंजनों का व्यंजनों से मेल, जैसे कि सत प्लस में जनः, सत प्लस में जनः। ठीक है ना? तो इधर भी क्या है? व्यंजन, इधर भी क्या है? व्यंजन। ठीक है? परिवर्तन हमेशा इधर होएगा। ठीक है ना? हाँ, कुछ एक जगह होता है, जैसे आगे बताऊंगा, विष्णु शब्द है उसके अंदर बाद वाले में होता है। ठीक है ना? तो सत प्लस में जनः परिवर्तन तय के अंदर आएगा और क्या बनेगा? सज्जनः। तो चाहे व्यंजनों का स्वरों से मेल हो चाहे व्यंजनों का व्यंजनों से मेल हो, व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं बेटा? व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर है? नो डाउटम अस्तु। स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, लिखना हो तो। उसके बाद में पढ़ते हैं विसर्ग संधि। क्या पढ़ते हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग संधि में चाहे विसर्गों का चाहे स्वरों से मेल हो, या लिख देते हैं चाहे नहीं लिखते हैं, व्यंजनों का स्वरों या विसर्गों का स्वरों या व्यंजनों से मेल होने पर व्यंजनों में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि उसे विसर्ग मेल होने पर विसर्गों में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखिए मित्रों, होता क्या है जब विसर्गों का किससे मेल हो, चाहे स्वरों से मेल हो चाहे व्यंजनों से मेल हो, परिवर्तन किस में आएगा? विसर्गों में आएगा। और विसर्गों में जो परिवर्तन आएगा उसे ही क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। स्वर संधि में परिवर्तन किस में होएगा? स्वरों में। व्यंजन संधि में परिवर्तन बेटा किस में होगा? व्यंजनों में। और विसर्ग संधि में परिवर्तन किस में होगा? विसर्गों में। जैसे कि मुनि ही,
प्लस में अपी। तो इधर क्या है बेटा, विसर्ग है, इधर क्या है बेटा, स्वर है। इस विसर्ग और स्वर का मेल होने पर परिवर्तन किस में आ रहा है, विसर्ग में, और बनता है विसर्ग का र। र के अंदर ए मिलेगा तो र क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और ये बनेगा मुनिरपी। क्या बनेगा, मुनिरपी। ठीक है, जैसे कि हरि ही प्लस में शेते, क्या बनेगा बच्चे, विसर्ग है, व्यंजन है, परिवर्तन किसमें होगा, व्यंजन में होगा। परिवर्तन किसमें होगा बेटा, विसर्ग में होगा। तो क्या बनेगा, हरिष्येते। तो बच्चे ये, तो बेटा ये थी हमारी संधि की स्टार्टिंग। कल से हम अच संधि को विधि पूर्वक शुरू करेंगे। आपके लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक रहेगा और बहुत ही आसान भी रहेगी। पूरी चीज संधि की क्लियर की जाएगी आपके सामने। और जब आप पूरे वीडियो देख लेंगे, पूरे टॉपिक कर लेंगे, तब आपको यूँ लगेगा कि संधि बहुत आसान विषय है। बिल्कुल याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संधि और समास परिभाषाएं रटने से नहीं आते हैं। संधि और समास जब आप उनको पहचानने लग जाएंगे ना, शब्दों को पहचानने लग जाएंगे, तभी आप उसको कर पाएंगे, अन्यथा कभी भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आप मेरे साथ बने रहना, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हम इधर बोर्ड पे उदाहरण कर रहे हैं, हमारी परीक्षा में भी उन्हीं में से कोई ना कोई उदाहरण हमारे सामने आए। ठीक है, तो इन परिभाषाओं को देख लेना, जो मुख्य लगे आपको टॉपिक वो अपनी नोटबुक्स के अंदर उतार लेना। अगर आपको बढ़िया लग रहा है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। कल मिलते हैं अच संधि को स्टार्ट करते हुए और अंत तक विसर्ग संधि तक इसको लेकर के जाएंगे। बहुत जल्दी हम ये टॉपिक करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही ध्यानपूर्वक हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः पुनर्मिलामः। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।